नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विकास शर्मा शिवाया है और मैं हिमरो गुरु से बात कर रहा हूँ। हिमरो गुरु में हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति के ऊपर, और नारी शक्ति में रोज हमारे साथ कहीं ना कहीं से किसी एक शहर से भी एक महिला जुड़ रही है और अपने अनुभव बता रही है कि नारी क्या है, किस फेसों से गुजरती है और किस तरीके से नारी को एक ही रूप में, एक ही शरीर में बहुत सारे रूप निभाने पड़ते हैं। कहीं बेटी का, कहीं बहन का, कहीं बीवी का, कहीं बहू का, कहीं भाभी का, कहीं ननद का, कहीं भौजाई का, ना जाने कितने रूप। और फिर एक वापस एक माँ का रूप, फिर एक सास का रूप। मतलब वो साइकिल चलती रहती है नारी के बहुत सारे रूपों। ये एक बेटी वापस एक सास बन जाती है, ठीक है, एक बहू वापस एक सास बन जाती है, बहुत सारे रूप चलते रहते हैं। लेकिन क्या क्या वो अपने उन चीजों पे संघर्ष देखती है, क्या क्या करती है, तो वो सारी चीजें तो आज हमारे साथ इसी क्रम में, नारी शक्ति के रूप में इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हुई है इंदौर से श्रीमती माधवी। और आज हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं नारी के बारे में। तो माधवी, आपका स्वागत आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद गुरु जी। बस सबसे आपका आशीर्वाद है आपके सब, प्लेटफॉर्म पे आने के लिए भी। सबसे पहला क्वेश्चन, नहीं ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, जनता का प्लेटफॉर्म है। और यहाँ कोई भी जो प्लेटफॉर्म ज्यादातर अपनी अच्छी बातें करते हैं, मेरा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई भी परेशान हो तो वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात कार तक, घर तक, कानून तक, किसी तक भी पहुंचा सकता है, इसलिए ओपन प्लेटफॉर्म। मैं कहीं भी किसी इस तरह की वो नहीं करता कि नहीं मुझे कोई, आप पैसा दोगे तभी मैं आपको लाऊंगा, नहीं। अगर कोई किसी की आवाज है जो कोई नहीं सुन रहा, तो उस आवाज को मैं अपनी आवाज और शब्द देते हुए कोशिश करूंगा कि उसको समाज जनता तक लेके जा पाऊँ। तो कल को कोई परेशान भी आपको ऐसा मिलता है जिसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तो वो हम माध्यम बन सकते हैं। चलिए, बात चल रही है नारी शक्ति के ऊपर। तो सबसे पहले तो माधवी से जानना चाहिए, माधवी कौन है? माधवी कौन है? माधवी बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जो हाँ। कि मंदसौर एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश का। हम्म। तो वहां से मैं हूँ। ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड? हाँ, और जिसमें मदर फादर और दो ब्रदर्स हैं। दो हम ब्रदर्स? तीन भाई बहन हैं। बड़े हैं या छोटे हैं? जी। एक भाई बड़ा है और एक भाई छोटा है। आप बीच के आती हैं। जी हाँ। फैमिली का फादर क्या करते थे या क्या करते हैं? हाँ, फादर में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। मदर? हाँ, एक्चुअली कुछ हेल्थ इशू की वजह से रिटायर्ड हो गए। मदर? हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। फादर मदर अभी हैं? हम्म। तीन बहन भाइयों में कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं? दो, बड़ा भाई और मैं। दोनों छोटे मैरिड? भाई नहीं हुई। छोटा अभी पढ़ाई कर रहा है? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा एक्चुअल में। कहते हैं ना कि पढ़ने के वक्त उसने ध्यान नहीं दिया, तो फिर थोड़ा सा इशू आता ही है। और मिडिल क्लास फैमिली में हर चीज देखी जाती है, और स्पेशली लड़की के लिए कि लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, जॉब में है कि नहीं। और जरूरी भी है। तो वो अभी क्या करते हैं? वो मतलब एक शॉप है जहाँ पे एज अ वर्कर जॉब करता है। बड़े भैया? बड़े भैया की जॉब है प्राइवेट? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ अकाउंटेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? माधवी का बचपन कैसा बीता? बचपन ज्यादा कुछ याद है नहीं, क्योंकि इतना अच्छा भी नहीं बोल सकते और इतना बुरा भी नहीं। दादा दादी के साथ अच्छा। हम्म। छोटे थे तो। और फिर जब दादाजी एक्सपायर हुए तो फादर शिफ्ट हो गए थे, तो फिर सब साथ में ही रहने लगे। फिर एक मिडिल क्लास कहा जाए तो उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो फिर ठीक है, चलते 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 स्कूलिंग चलती रही। हम्म।
एजुकेशन कहाँ तक हुई आपकी? एजुकेशन गुरुजी मेरी रही है, मैंने पीजी किया हुआ है, पोस्ट एमए इन ग्रेजुएट, आर्ट। एमए जी इन आर्ट्स। जी, एमए इन संस्कृत। और एजुकेशन वगैरह भी सारी मंदसौर से हुई? जी हाँ, सारी मंदसौर की। तो सारी सहेलियां, सारे यार दोस्त सब कुछ मंदसौर के? दोस्ती भी उस वक्त इतनी आपको खास देख नहीं के रहती लगता थी। नहीं कि आपकी बहुत ज्यादा सहेलियां रही। गुरुजी ट्रेन आ गई। कोई बात नहीं, उसको आने दीजिए, उसका काम है, वो रोज का काम है, वो आएगी, उसका तो काम। पढ़ाई के दौरान हाँ, सहेलियां दोस्त ज्यादा कैसी थी? कम ही थे, कम ही, मतलब न ज्यादा क्लोज न ज्यादा दूर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नॉर्मल लाइफ है, ऐसा कि बिल्कुल फ्रेंड के बिना नहीं चल रहा है, उसके बिना नहीं चल रहा है, वो नहीं था। अगर बचपन की लाइफ की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, तो फादर, मदर और दो भाई, चार जनों के परिवार में आप सबसे ज्यादा क्लोज किसके थे? फादर। फादर। मतलब अपने दिल की बात जो कहनी थी उनसे बात कर रहे थे, फादर। हाँ, आज भी उन्हीं से क्लोज है? अब तो एटलीस्ट मैं सबसे दूर हो चुकी हूँ। पढ़ाई पूरी करने के बाद कभी कोई जॉब वगैरह? हाँ, स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था कुछ वक्त तक मैंने, पर उसके बाद ज्यादा टाइम मिला नहीं मुझे। वो कहते हैं ना कि लड़कियां बड़ी होती घर वालों को बाद में दिखती, बाहर वालों को पहले दिख जाती है। हम्म। तो बस वही शादी चर्चाएं चलती रही, और उन्हीं चर्चाओं के चलते कर ली शादी। गई? शादी आपकी अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज? अरेंज। मंदसौर में ही? नहीं, इंदौर। शादी आपकी इंदौर में? और शादी को कितना अरसा हो गया, कितना टाइम टाइम हो गया? 15-16 साल। ओ, वेरी गुड। आपको देख के लगता नहीं कि अभी शादी को 15-16 साल हो गए। बच्चे? एक बेटा है, कितना बड़ा है वो? 10th में है गुरु जी, मेरा बेटा 10th 10th? की भी एग्जाम दी। इंदौर में ही? जी। पढ़ाई इंदौर में? हम्म। मतलब हम दो हमारा एक, ऐसा? हाँ, अब ऐसा ही कुछ। पहले के जमाने में बात करें तो आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा अपने समाज में, रिश्तेदारों में कहीं भी, कि किसी भी माँ बाप के एटलीस्ट 3-4 बच्चे हुआ करते थे, है ना? और 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे भी हुआ करते थे, ठीक है, 10-10 बच्चे भी हुआ करते थे। और या पहले एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जिसमें माँ बाप, भाई भाई, दादा दादी, मौसा मौसी, चाचा सब साथ रहते थे। और आज हो गया कि हम दो हमारे दो, और अब तो कहानी आ गई हम दो हमारा एक। तो वो जो जॉइंट फैमिली और जो न्यूक्लियर फैमिली, हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, इसमें क्या फर्क है, या क्या फर्क आप फील करते हैं? या क्या सही था या क्या सही नहीं था? गुरुजी सही तो वही था, जो जॉइंट फैमिली के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, जो लोगों को लगते थे कि इन्हें नेगेटिविटी है या मतलब बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। और वो कहते हैं कि घर में अगर 4 बर्तन है तो बजेंगे तो सही, हम्म। पर उनके बेनिफिट्स उससे कहीं ज्यादा होते थे। बर्तन उतने ज्यादा ही होते थे। बेनिफिट्स भी उतने ही ज्यादा होते थे ना गुरुजी। सही बात है। और और आज। आज ये है कि हर किसी को प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी में भी अगर देखा जाए तो अगर एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर भी इंसान अकेला है, हम्म। कि आजकल टेक्नोलॉजी ने सबको इतना कर दिया कि एक घर में रह के भी वो अलग अलग हैं, चाहे एक कमरे में हो एक घर में हो। हम्म। और पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब साथ में होते थे। आपने बचपन से एक, आपने बोला छोटे से शहर में आप आती हैं, और जहाँ पे आपने बोला कि, और नॉर्मली एक बार आपके छोटे या बड़े शहर की बात नहीं, ये सेइंग भी है कि आपके घर में अगर लड़की होती है किसी भी रूप में, माँ बहन बेटी, तो माँ बाप को बाद में पता चलता है कि बड़ी हो गई, और समाज को या पड़ोसी को पहले पता लग जाता है कि बेटी बड़ी हो गई, है ना?
या वो इशारे आने लग जाते हैं कि हमारी बेटी बड़ी हो गई। लड़कियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जब वो कहीं निकलती हैं स्कूल कॉलेज में, तो बहुत सारे छीटाकशी, बहुत सारे चीजें होती है। तो क्या आपके शहर में भी कुछ ऐसा ही था माहौल उस समय पे जब आप थी? गुरु जी, एक्चुअल में क्या है ना, वहाँ पे माहौल ऐसा था कि लड़कियां अगर शाम को 6-7 बजे ही बाहर हैं तो मतलब गलत वो 6-7 बजे भी? है। उस वक्त मतलब अगर देखा जाए जब मैं म- मतलब घर का भी माहौल ऐसा ही था कि लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं निकलने देना चाहिए या ऐसा, ये सारी चीजें। तो एटलीस्ट इन सब के चलते, मैं एजुकेशन के चलते भी मैंने कुछ क्लासेस ज्वाइन कर ली कि एटलीस्ट बाहर तो निकलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना लड़कियों की इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं हर हम्म, चीज को, कि एक हाइट हम्म, पे पहुंचे हम। हम्म, और एटलीस्ट मैं अपने फादर को अपना आइडियल मानती थी, बिकॉज कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। हम्म, तो मेरा भी सपना था कि मैं भी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करूँ, ताकि ये कहते हैं ना फीमेल को जो अ, एक लोगों की नजरें जो होती है वो हम्म, एज अ प्रोफेशन ही देखी जाती है। अच्छा है इन द सेंस, बहुत अच्छी है, अदरवाइज अगर आप बाहर घूम रहे हो कुछ कर रहे हो तो उनकी नजरें भी खराब ही होती हैं हम्म। आपके लिए, थिंक भी गलती बन जाती है। तो फिर एक वही चीज थी कि मुझे कुछ करना है, बट हम्म, वही कि सारी चीजों के चलते कुछ कर ही नहीं पाए। ये कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके, मुझे जो लगता है कि आपके परिवार ने आपको पीजी तक पढ़ाया, तो उन्होंने छूट तो दी आपको। एक आम लड़की से ज्यादा छूट दी आपको, भी पढ़ाई की आपको छूट दी। तो उसके बाद पढ़ाई के लिए दी, लेकिन जो टाइम मुझे मिलना चाहिए था एज अगर देखा जाए तो गाइडेंस की भी कमी रही। हम्म, और फिर ये कि अगर कुछ हाई प्रोफाइल अगर आपको एजुकेशन करना है तो वहां पे नहीं होती। फिर आपको अब बाहर तो खैर निकलना कुछ पड़ा। कुछ सेंटर्स भी खुल गए अब तो, लेकिन बाहर निकलना पड़ता उस वक्त तो ना फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाते, और फैमिलियर तो था ही नहीं ऐसा कुछ कि बाहर भेजें। बात करते हैं कि आपने बोला कि एक, फिर घर वालों ने जैसी पढ़ाई पूरी हुई, या पड़ोस पड़ोस से जब पता लगा कि भाई बच्ची बड़ी हो गई, तो शादी कर दिया आपने। एक बेटी माधवी, एक बीवी माधवी, और एक बहू माधवी, ये 3 रूप हो गए। बेटी, बीवी और बहू। कौन सा रूप ज्यादा कठिन था निभाना? लाइक वाइफ। वाइफ वाला ज्यादा कठिन था निभाना। एक बहू के रूप में माधवी कैसी रही? ठीक ठाक, क्योंकि इन लॉज के साथ में ज्यादा रही नहीं, हम्म, क्योंकि वो जो थे मतलब बीमार थे, तो उसी कंडीशन में शादी हुई थी। हम्म। तो फिर 1.5 महीने बाद उनकी डेथ हुई थी, जो मदर इन लॉ थी। दोनों की? और उसकी, नहीं, मदर इन लॉ की। ओके। और फिर 3-4 साल में जो फादर इन लॉ थे उनके साथ में रही थी, तो अच्छे थे वो, उनका ऐसा कुछ नहीं था, जिस अच्छी परिवार बॉन्डिंग भी में अच्छी शादी थी हुई, ऐसा। जिस परिवार में शादी हुई, वो जॉइंट फैमिली थी या न्यूक्लियर फैमिली थी? एक्चुअल में यहाँ पे 8 बच्चे थे इन ओ। लॉज हम्म, फैमिली में। तो जो 7 जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, और लास्ट में, हम्म, तो फिर बस मतलब कहा जाए तो एक छोटा सा ही परिवार है, बाकी सब ओकेजन पे ही होते हैं साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं एक रिलेशन सारे रिलेशन को खराब कर देता है, क्योंकि हम जिससे जोड़ के आए हैं वही रिलेशन अगर अच्छा ना हो तो बाकी की रिलेशन का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता। हम्म। आमतौर पे ये सुना जाता है, और कई बार जब हम इंटरव्यू लेते हैं, पहले भी लेते थे, तो स्पेशली लड़कियों से बात करते थे, तो हर लड़की अपने सपनों के राजकुमार में, अपने ड्रीम राजकुमार में कहीं ना कहीं अपने पिता की छवि देखना चाहती है ना? हर लड़की चाहती है कि जैसे मेरे पिता हैं,
अमूमन ये देखा गया, वैसे ही मेरे हस्बैंड भी मुझे मिले, उसी तरह से प्रोटेक्टिव, उसी तरह से केयरिंग, उसी तरह से लविंग। क्या सही है ये बात, क्या लड़कियों का यही सपना होता है? लड़कियों का होता है, बट मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था, क्योंकि मैंने उस वक्त सोचा ही नहीं था कि मुझे शादी भी करनी है। अच्छा। क्योंकि मेरे को उस वक्त सिर्फ यही था कि मुझे कुछ करना है और कुछ बनना है, लेकिन कुछ कंडीशन के चलते हो नहीं पाया, तो बस फिर वो वहीं के वहीं धरा रह गया। जितना मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि आप अपने पंख खोल के उड़ना चाहती थी, लेकिन उन पंखों को बांध दिया गया। बांध दिया गया। आपको उड़ान दी नहीं गई, वो आसमान दिया नहीं गया कि जा तू उड़ ले अपने हिसाब से, है ना? तो पंखों को बांध दिया गया और एक पिंजरा दे दिया गया कि भाई इस पिंजरे में अब तुझे रहना, ठीक है। मे भी वो पिंजरा खुला हो या बंद हो, वो बात की बात है, वो एक निजी लाइफ है, बट एक पिंजरे में दे दिया गया कि नाम दे दिया गया। तो आपने उस पिंजरे में या उस विवाह बंधन से पहले अपने घर वालों से, स्पेशली अपनी मदर या फादर से खुल के बातचीत नहीं की कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, आगे जाना है, मुझे करने दो? मतलब ये था कि उनको भी ये चीज पता तो थी, मेरे फादर को, कि पढ़ने में अगर बच्चे अच्छे होते हैं तो उनका भी एक सपना होता है कि कुछ कर ले। हम्म। लेकिन कुछ कंडीशनों के चलते वही है ना, कि लोगों ने कुछ बोल दिया, ये कर दिया, ये हो गया। एक छोटी सी जगह का माहौल ऐसा होता है गुरुजी, कि अगर आपकी एजुकेशन हो गई है, मतलब आप परफेक्ट हो, अब बाहर जाने के लिए अब आपको कुछ और नहीं करना है। गैस तो ये माने कि जो शुरू से एक लड़की को मतलब बोला जाता है, जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं रेगुलर वे में, कि लड़की को बोला जाता है कि भाई ज्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी, या कुछ बन भी गई अफसर बन के तो क्या करेगी, बाद में तो शादी करनी है और बच्चे पैदा करने या चूल्हा चौका संभालना है। यही चीज आपके साथ हुई? ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि बट ये जरूर है कि हाँ, शादी करके तो जाना ही है। वो एक नेचुरल थिंग है, सभी की होती है। तो वो तो उन्होंने कभी, मतलब इसमें में कभी बात नहीं हुई घर में, और ना घर वालों ने कभी बात करना चाहिए कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मतलब एजुकेशन के चलते भी उन्होंने कभी ये नहीं पूछा, या कहते हैं ना, पेरेंट्स डांटते हैं बच्चों को कि तुम पढ़ लो। एटलीस्ट हम्म। हम दो भाई बहन को तो बिल्कुल नहीं बोला गया कि तुम पढ़ो भी सही। हमको पढ़ना है, मार्क्स लाना है, बाहर निकलना है। तो उन चीजों के चलते हमारी पढ़ाई हुई एक नॉर्मल। बस वो छोटे वाले से कहते हैं ना, या तो ज्यादा क्लोज होता है फैमिली में, जो बड़ा होता है, ये छोटा होता है। हम्म। आपके और तो आपके बड़े भाई के बीच में कितना फर्क है? 2-2 साल का हम तीनों में फर्क है। 2-2 साल। उनसे भी कभी आपने अपने दिल की बात नहीं करी कि मेरे को कुछ करना है, अभी शादी नहीं करनी थी? गुरुजी, वो क्या, उस वक्त कहते हैं ना कि घर का माहौल थोड़ा इस टाइप का था कि हम लोग एक घर में रहते हुए भी देखा जाए तो थोड़ा माहौल उस टाइप का था कि क्या बात करें किसी से। शायद कोई समझने या किसी को सोचने की। हाँ, किसी को समझाना है, किसी को बोलना है, इन द सेंस कि कोई मतलब नहीं रह जाता है। और स्पेशली अगर लड़की बोले तो बोल देंगे कि भैया तुम क्या जानती हो, हमने दुनिया देखी है। शादी के बाद आपने कोई जॉब वगैरह किया? शादी के बाद 1 साल बाद ही मेरा बेटा हो गया। ठीक है। तो और घर में कोई लेडीज नहीं थी, तो बच्चे को छोड़ के जाना, मैंने बोला ना कि एक फैमिली होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जहाँ पता नहीं चलता कि आपका बच्चा कब बड़ा हो गया, क्या हुआ, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। और अगर संभालना पड़ता है तो फिर पता चलता है कि फैमिली क्या होती है। हम्म। हर कंडीशन को फॉलो करना होता है। तो जो टाइम एक अपना करियर बनाने का था, वो सारा बच्चे के साथ बीता। ठीक। और मंदसौर, शादी मंदसौर में ही हुई थी? नहीं, इंदौर ही आके हुई थी अच्छा, शादी। इंदौर। मंदसौर से इंदौर का सफर कैसा? नॉट गुड।
नहीं, एक जहाँ सफर का मतलब कि मंदसौर, जो आपने बोला कि एक छोटा शहर, इंदौर अपने आप में जिसे मिनी मुंबई का कहा जाता है, ठीक है, मिनी मुंबई। तो छोटे शहर से बड़े शहर में आना और वहाँ की आबो हवा का चेंज, एक वो सब चेंज, एक क्या लगा, मतलब क्या फर्क दिखा एक मिनी मुंबई लाइक बिग मुंबई दोनों सपने में ही अच्छे लगते हैं। हम्म, नेचुरल ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ चेंज है वहाँ चेंज है। बस वो सपने होते हैं ना बड़े बड़े कि वहां जाएंगे तो ऐसा होगा, वहां जाएंगे तो ऐसा, ऐसा कुछ नहीं। एज ए फीमेल और एज ए मेल, दो जने, दृष्टि में दो जने मेन है, मेल और फीमेल, पुरुष और महिला। सदियों से हम एक बात सुनते आए हैं कि पुरुष प्रधान समाज है। क्या वाकई पुरुष प्रधान समाज? बिल्कुल है गुरु जी, पुरुष प्रधान समाज। क्योंकि अगर किसी ने बोल दिया कि ये होना है तो वहां पे आप लेडीज की बात कोई नहीं सुनेगा। आज अगर कोई लेडीज सही भी है और वो बोलती है कि नहीं मैं सही हूँ, तो वहां उसको सही नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन एक जो पुरुष होगा उसको सही ठहराया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हम किसी भी कंडीशन में देख लें। लेकिन आज की तारीख में बात करें तो हर जगह एक चीज आती है कि आज की तारीख में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चल रही हैं। तो फिर कहाँ ये पुरुष प्रधान समाज है? ये सिर्फ एक कहने की बात है। एक जॉब करना लाइक नॉट कि कंधे से कंधा मिलाना। आपकी थिंक हमारे साथ नहीं मिल रही, आप हमारी थिंक को नहीं समझ रहे हो, नहीं सोच रहे हो, तो कहाँ कंधे से कंधा मिलाना हो। आज अगर एक लड़की बाहर निकलती है तो 10 आंखें उसको घूरती हैं, एक लड़का बाहर निकलेगा उसको तो नहीं घूरेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो कुछ जगहों पर मेल भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि हर जगह मेल ही गलत है। फीमेल, कुछ जगह फीमेल्स भी हाँ, उनको घूरती हैं, ऐसा नहीं हर है। जगह हर जगह ये नहीं बोल सकते, हर जगह ये नहीं बोल सकते। बाकी फिर भी अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के नाम पे अगर बहुत सारी जगह ऐसी हैं, अगर बहुत सारी चीजें आज भी सुनने में आती हैं कि 1 महीने की बच्ची का रेप हो गया, हम्म, 5 साल की बच्ची का रेप हो गया। हम्म, क्या है वो? हम्म। एक मेंटलिटी इतनी खराब हो चुकी है लोगों की कि उस जगह जाके तो मुझे नहीं लगता कि एक मेंटली डिस्टर्ब लोग जो होते हैं ना, तो ये चीजें थोड़ा सा वो रहती है। उसके बाद भी अगर कहा जाए कि ऐसा है या ये लड़की ऐसी है या वो ऐसी है, तो वो चीज गलत हो जाती है। आप उनकी मनोभावना तो समझो। एक बात पहले कही जाती थी, जब दादा दादी नाना नानी हुआ करते थे, या प्राचीन समय से हम सुनते थे कि औरत अगर घर की दहलीज के अंदर रहे तो ज्यादा सेफ है। औरत अगर घर की दहलीज के अंदर रहे तो घर परिवार को बखूबी संभाल सकती है, और पुरुष को घर का एक जो जिम्मेदारी है, एक पति की, एक बाप की, या एक जो भी है, वो प्रॉपर निभानी चाहिए और वो करनी चाहिए। लेकिन एक चीज अभी देखने में आई कि जब से लेडीज ने बाहर निकलना चालू किया, पुरुषों के साथ एक बराबर के रूप में काम करना चालू किया, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड हो, कहीं भी, तो जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास भी आते हैं अपॉर्चुनिटी को लेकर, रिलेशनशिप टूटने को लेकर, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं के अंदर एक अहंकार भाव आ गया कि हम बराबर का कमाती हैं, हम ये करती हैं, तो हम क्यों झुके, या ऐसा क्या है? पूरी तरीके से तो नहीं कहूंगी गुरुजी मैं इसको कि अहंकार भाव है, क्योंकि आपकी मनस्थिति वैसी बन जाती है जब आप बाहर निकलते हो। हाँ ये रहता है कि आप घर की बात बाहर मत ले जाओ और बाहर की बात घर मत लाओ, हम्म, तो वो चीजें नहीं आएंगी। हम्म, लेकिन अगर हम कहते हैं कि सिर्फ काम में ही डूबे रहे और घर को हम्म, छोड़ दिया, हम्म। तो होना है। पर एक सबसे बड़ी बात देखी गई कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में महिलाएं काम करती हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूंगी, जितनी हाई पोस्ट पे जब लेडीज पहुंच जाती है, एक लेवल पे आ जाती है, जब उनके अंडर में टीम होती है और कॉर्पोरेट लेवल पे काम करती है, एक अच्छा इनको पे मिलता है, तो कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर इतना ज्यादा होता है, या
एक्सपेक्टेशन कंपनी की इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो घर का काम है वो जो ऑफ़िस का काम है वो घर तक भी आता है। और वो वहाँ घर पे भी वो लैपटॉप पे या मोबाइल पे उँगलियाँ चलती हैं, मेल-वेल, रिपोर्ट बनाना, सुबह ये प्रेज़ेंट करना है, वो देना है। तो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें भी उसपे इफ़ेक्ट करती हैं और दोनों तरह से करती हैं। अगर गलती से हस्बैंड भी अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो वो भी वही सब कर रहा होता है, तो एक-दूसरे के लिए जो वक़्त निकालना, एक-दूसरे को समझना या बच्चे को वो प्रॉपर परवरिश देना, वो शायद नहीं हो पाता। बिल्कुल नहीं हो पाता। और अगर अलग-अलग फ़ील्ड में है तो बिल्कुल नहीं हो पाता, अगर सेम फ़ील्ड का बंदा है, बंदी है तो समझ पाते हैं कि एज़ अ कंडीशन क्या है। हुँ। तो आपको अगर क्या अलग-अलग फ़ील्ड से बिलॉन्ग करेंगे, अपन बोल दें कि डॉक्टर है या एक पुलिस में है, तो दोनों एक-दूसरे की कंडीशन कहाँ समझेंगे? हुँ। आपके हिसाब से अगर कभी भी जब कोई मैरिज की मैचिंग होनी चाहिए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों सेम फील्ड के हो तो कम से कम एक-दूसरे के वर्क प्रेशर को समझ सकते हैं। बिल्कुल। और दोनों अगर को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर एक कहते हैं अगर ट्रेन चल रही है, तो वो एक पटरी पे तो नहीं चल पाएगी। हुँ, 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 उसके लिए दोनों पटरियों का बैलेंस होना ज़रूरी है। हुँ। लेकिन एक कहावत और भी है, आपने एक बात बोल दी ट्रेन और पटरी की, तो उसी पर एक कहावत और भी आती है कि पटरियों पे ट्रेन चलती तो है लेकिन पटरियाँ कभी मिल नहीं पाती। पास रह के भी हमेशा दूर रहती हैं। पर ट्रेन तो चला पाती है ना, अगर यही चीज़ कहीं कही जाए, इसी चीज़ को आगे लें तो पटरियाँ मिल नहीं पाती, बाकी ट्रेन को तो चला पाती है। अगर दोनों ही मनःस्थिति दोनों की ही अलग-अलग जा रही है, तो आगे आने वाली जनरेशन का भविष्य खराब होता है। मतलब आप ये मानती हैं कि पति-पत्नी के बीच के जो भी डिफरेंस होते हैं, जो भी तनाव या जो भी विचारों में मतभेद होता है, उसका फ़र्क बच्चों पे पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, किस हद तक पड़ता है? बहुत हद तक पड़ता है। क्योंकि देखा जाए तो फिर दोनों ही अपने-अपने काम में लगे रहते हैं, बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दे पाएगा। और अगर बच्चे पे ध्यान देगा तो एक ही वो रहेगा कि अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, ठीक है भैया बच्चे के लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं। एक टाइम आता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपनी फील्ड में चला जाता है, उसके बाद जो जिसने सैक्रिफाइस किया बच्चे के लिए, बच्चा भी चला गया, सामने वाला भी अलग है, तो जिसने सैक्रिफाइस किया अकेले उसी बंदे का क्या जीवन आगे? पुराने ज़माने में आपने अपनी दादी को आपने बोला दादा-दादी के साथ बचपन बिताया आपने, है ना? आपने अपनी मदर को भी देखा तो और फिर आपने बोला मैं एक छोटे शहर से आती हूँ, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा रीति-रिवाज़ों का पालन होता होगा, ठीक है? रीति-रिवाज़, संस्कारों का, ठीक है? आपने शायद अपनी दादी को हमेशा या अपनी मदर को हमेशा साड़ी में या प्रॉपर जो ड्रेसअप है उसमें देखा हो, ठीक है? और जब आप इंदौर में आए या आज की बात करें हम, तो उस समय की और आज की लड़कियों में इतना फ़र्क है कि स्पेशली 2000 के बाद की या जो भी बच्चियाँ हैं, उनका पहनावा जो आज की तारीख में जो इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे आप जो रील्स देखते हो कि वो कपड़े नहीं के बराबर है ना? एक नाम मात्र के कपड़े हैं, ठीक है? कि वो कहीं न कहीं एक शर्म या वो है कि वो कपड़े डालने हैं, ठीक है? एक औपचारिकता मात्र है कपड़ों के लिए। आप उसको क्या देखती हो कि मतलब क्या ये सही है? जो ये दौड़ चल रही है कम कपड़ों वाली? स्पेशली पर्दे, गलत है, गलत है। किस लिए गलत? इसके बाद इस चीज़ को अगर लेके हम बोलें और फिर किसी मेल को हम यहाँ पे दोषी समझे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की, हुँ, तो फिर मतलब नहीं रह जाता। आप खुद ही तो दिखा रहे हो, अंग प्रदर्शन कर रहे हो, रहा क्या? और फिर सामने बोलते हो कि सामने मतलब ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन ये चीज़ें किसी हद तक क्या होता है मानसिक विकारों को उत्पन्न कर देती है। जो मानसिक रूप से पीड़ित इंसान होते हैं, उनके लिए। आपको ऐसा लगता है कि जब हम इस टाइप की बातें करते हैं, इस टाइप की जब हमने कई बार इंटरव्यू लेते हैं, बात करते हैं कि भई और ये ज़्यादातर महिलाओं का यही आंसर होता है जो आपने दिया कि हाँ, ये चीज़ गलत है और कहीं न कहीं किसी व्यक्ति की मानसिकता को खराब करती है। बट जब आप पूरी तरह से साड़ी में या पूरी तरह लिपटी हुई सूट में या जीन्स टी-शर्ट में या पूरी तरह से लिपटी हुई कवर्ड बॉडी के साथ अपने ऑफ़िस जाती हैं या कहीं भी जाती हैं, तो आपको लगता है आप सेफ हैं? उस समय निगाहें आपको नहीं घूरती?
गुरुजी मैंने बोला ना कि मानसिक विकार होते हैं, जो अभी की कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, मान लिया शराब हो गई या दूसरी जो चीजें हो गई, ये इंसान को इतना वो कर चुकी हैं कि उनका मेंटल लेवल इस हद तक आ गया है कि अगर कोई साड़ी में भी निकलेगा, घूंघट में भी निकलेगा, हम्म, तो भी वो उसको नहीं छोड़ेगा। हम्म। लेकिन हम हमारी मर्यादा क्यों छोड़े? तो इसके लिए हम दोष किसको दें, उन बच्चों को या उनके माँ बाप को? सीधी सी बात है, पेरेंट्स भी जाएगा। पेरेंट्स अगर आएगा या उनको कोई? स्टार्टिंग, पेरेंट्स अगर उनको बोले कि ठीक है तुम पहनो, लेकिन इतने पहनो कि कोई तुमको गलत निगाह से ना देखे। एटलीस्ट भगवान ने शरीर दिया है तो ढकने के लिए दिया है, ना कि दिखाने के लिए। पहले के आप ये मानती हैं कि एक शब्द है जो कि बहुत बड़ा, मैं हर इंटरव्यू में पूछता हूँ, और इस शब्द का नाम है दहेज, डाउरी, दहेज। क्या दहेज अपने आप में एक सही है या गलत? गलत है। गलत लेने वाले के लिए है या देने वाले के लिए? दोनों के लिए ही गलत। देने वाला भी गलत है और लेने वाला भी गलत है। अगर आप किसी की डिमांड को पूरी करते जाओगे तो कभी खत्म नहीं होगी। एक चीज बोली जाती है जब भी कभी शादी ब्याह रिश्तों की बातचीत होती है, और वो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, हर वर्ग में कही जाती है, स्पेशली लड़के वाले के पार्ट पे, कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस कन्या, कन्या और कलश चाहिए, बेटी चाहिए आपकी, बेटी के संस्कार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है बेटी को दे दो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपका मान सम्मान है। तो फर्क ये होता है कि बस वो उन शब्दों के जाल में वो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से उनकी वो होती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या आप मानती हो कि वास्तव में ऐसा ही है, कि वास्तव में लड़के वाले को कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो होता है, बाकी वो घुमा फिरा के बोल देते हैं कि आप अपनी लड़की को दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, हमें उसमें से कुछ नहीं चाहिए, और जो भी आप दोगे वो आपकी लड़की के भविष्य में काम आएगा। हम्म। कई बार ऐसा भी देखा गया कि कुछ जगहों पे मैंने रियलाइज किया, फील किया कि वास्तव में लड़के वाले कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि लड़की केवल जो कपड़े उसने पहने हुए, चार पांच कपड़े, उन्हीं कपड़ों में आए वो, और उसी में स्वीकार करें। लेकिन कई बार लड़की वालों के पास ईश्वर के आशीर्वाद से वो इस काबिल होते हैं, इतना पैसा होता है कि वो जान जबरदस्ती देते हैं कि नहीं, हमें समाज हमारा क्या कहेगा, कुछ नहीं दिया बेटी को, समाज क्या करेगा, ये कहेगा। या उनको अपना शो ऑफ करना होता है कि मैंने मेरी बेटी की शादी आज करोड़ों में की, लाखों में दी, गाड़ी दी, बंगला दिया, घोड़ा दिया, प्रॉपर्टी दी। पर गुरुजी वो भी तो गलत है। वहां पे अगर एक निम्न वर्ग में आपकी हाई प्रोफाइल फैमिली से लड़की जब जाती है तो वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाती, और बहुत सारी इश्यूज होते हैं फैमिली को लेके। फिर वो लड़की वहां पे जाके भी, हमारे घर में तो ऐसा था, हमारे वहां पे तो ऐसा था, फिर अगर उनके पेरेंट्स ने सब कुछ दिया है तो वो यही, ये हमारे घर से आया है, ये हमारे घर से आया है। तो ये सारी चीजें एक होती हैं, लाइक एक। क्या एक ससुराल में किसी भी लड़की को उनकी अपनी बेटी और बहू में समान रूप से देखा जाता है या भेदभाव किया जाता है? क्या लगता है? क्या बेटी और बहू एक, क्या एक सास ससुर के लिए उनकी बेटी और उनकी बहू एक है? नहीं होता। नहीं होता। कारण? कारण ये है कि अगर कहते हैं ना कि बेटी कुछ भी कर ले उसकी 100 गलतियां माफ है, बहू एक गलती भी कर ले तो वो माफ नहीं होती। हाँ, पर इस भेदभाव का कारण क्या है, मैं वही जानना चाहिए। जब जब आप ये बोल के लाते हो कि हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, एक घर से बेटी दूसरे घर में ही जा रही है, आप निश्चिंत रहिए, जब आप इतना आश्वासन दे के लाते हो चार जनों के बीच में, फिर ये डिफरेंशिएट क्यों आता गुरु जी इसका तो अब कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक वही बना हुआ है, पूरी व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है कि आप
इसको सिर्फ बोल सकते हैं, व्यवहार में ला नहीं सकते, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती, या तो एक पक्ष अलग हो जाएगा या दूसरा पक्ष अलग हो जाएगा। अब इसी को मैं दूसरे शब्दों में अगर आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि एक लड़की जो किसी दूसरे घर में गई है बहू बन के, तो वो जो अपने माँ बाप को छोड़ के गई है, क्या वो अपने माँ बाप वाला दर्जा अपने सास ससुर को देती है? वो भी रेयर ही हो पाता है। उसका क्या कारण है? आप अगर कोई लड़की इस टाइप से मतलब है, तो उसमें यही रहता है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरी गलती को कुछ नहीं बोलते थे, यहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ी सी बातों पे कुछ ना कुछ सुना देते हैं, या ये सारी चीजें जो होती है ना, माइंड में एक रिवर्स पूरा वो कर देती हैं। हम्म। तो ये सारी चीजें होती है कि अगर बेटी बोला है तो ठीक है ना, थोड़ी सी गलती हो गई, माफ कर दो, इट्स ओके। लेकिन उनके एक दिमाग में ये भी चीज होती है कि पेरेंट्स होते तो ऐसा नहीं होता। हम्म। और होता क्या है कि अगर आप सामने वाले की भावनाओं को समझोगे, तो सामने वाला आपकी भावनाओं को समझेगा। दोनों ही पक्षों को अपने अपने स्तर पे झुकना पड़ता है। सास और बहू की परिभाषा क्या है? ये जोड़ी पति पत्नी से ज्यादा फेमस है। हाँ जी गुरु जी। कहते हैं कि, और सबसे बड़ी विडंबना या दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर दोनों तरफ महिलाएं हैं, कि मतलब एक सास एक महिला होते हुए अपनी बहू एक महिला के साथ, या जो कुछ भी सुनने में पढ़ने में देखने में आता है, तो एक महिला दूसरी महिला की क्यों दुश्मन है, या ऐसा क्या है कि मतलब वो जोड़ी मतलब एक सीक्वेंस बैठ ही नहीं पाती, क्या रीजन है? गुरु जी, देखा जाए तो ये एक कहा जा सकता है कि मतलब पुरानी प्रथाओं को चलाना, कि हमारे साथ अगर ऐसा हुआ है तो हम भी उसी प्रथा को आगे चलाएं। अच्छा। इसको तो ये तो एक तरह बाकी से ये तो एक तरह से बदला हो गया ना, कि जो मुझे नहीं मिला तो मैं भी अपने बहू को नहीं दूंगी। और और जो हमने फेस किया है, वो जो परंपराएं चलती रही है, उनको परंपरा का नाम देके आगे उनको चलाना। और सही मायने में औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि अगर हम गली मोहल्ले की बात करें, घर की बात करें, या सास बहू की बात करें, ननंद भाभी की बात करें, तो हर जगह एक समझौता, सामाजिकता और एक समानता, सारी चीजें होना जरूरी है। आज की माधवी क्या करती है एज ए प्रोफेशनल? आज की बात ही एज अ प्रोफेशनल जॉब करती है एक मैं इसको इंस्टीट्यूट में, और कुछ ऑकल्ट साइंस के कोर्सेज किए हैं। ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज किए हैं बाकी ऑकल्ट साइंस में, मतलब पहले ये था कि स्कूल चलते चलते मैंने सिलाई सीखी, तो ये था कि कुछ अच्छा कर लें, लेकिन उसमें भी किसी का सपोर्ट नहीं मिला। पीछे हाथ पकड़ के घसीट लिया जाता है कि आगे बढ़ के करेंगी क्या, और एक माहौल के साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम खुद का बिजनेस करते हैं तो हमको टाइम देना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं देने तो दे नहीं देते, जिसको मैंने फिर वाइंड अप किया। फिर थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा, फिर जब लगा कि अब मैं बच्चे को छोड़ सकती हूँ अकेला, कि स्कूल जाता है ट्यूशन जाता है ठीक है, तो फिर मैंने जॉब की। एक महिला के लिए एक क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में है, तो एक महिला के लिए एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत कम होता है कि जहाँ आप जॉब कर रही हैं वहाँ पूरा स्टाफ ही लेडीज का हो, ऐसा पॉसिबल नहीं के बराबर होता है। कुछ जगह है वो बस 2-4-5% में है कि जहाँ पे कंप्लीट स्टाफ वुमेन्स का है, बट वो 2-4-5% है, बट 95% या 97% तो वही है कि जहाँ मेल की ज्यादा वो रहती है और फीमेल एज कंपेरेटिवली कम होती है। तो ऐसे माहौल में एक महिला होते हुए अपने आप को वहाँ सेव कर पाना या जॉब कर पाना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट?
हाँ गुरुजी, मुझे आज तक ऐसा लगा नहीं जॉब करने में कि कहीं मुझे कठिनाई आई, हम्म। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आपका कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें पैदा करता है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ महिला के लिए, हम्म। वहां पे अगर देखा जाए कि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही दिक्कतें आती हैं, और दोनों को ही फेस करना पड़ता है। तो अभी तक एज अ जॉब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी जब मेल सब बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो कई बार कुछ गलत मुंह से शब्द निकल जाते हैं, चाहे वो उनका इंटेंशन नहीं हो कि आपको सुनाना, पर एक गाली गलौज वाला कोई कई बार ऐसा होता है, उनकी शब्द होता है, या कई बार कुछ ऐसा वो उनके दिमाग में नहीं रहता, बात करते करते यार कोई महिला पास में बैठी है और वो निकल जाता। उस समय क्या एक बड़ा किस तरह का होता है कि गुरुजी, इस वक्त ये होता है कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है। हम ये सोच के नहीं जा रहे कि हम महिला, हम जॉब करने जा रहे हैं, हम एज अ वर्कर जा रहे हैं। ये नहीं देखना चाहिए जब महिला है पुरुष उस वक्त, क्योंकि वहां पे आपके साथ हो सकता है एज अ बॉस आपकी महिला भी हो सकती है, तो हम्म। वो आपको कुछ भी बोल सकती है, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है एज अ मेल। और अगर एज अ फीमेल देखा जाए तो आपका बॉस अगर मेल है और आपको कुछ बोल देता है तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। हम्म। लेकिन ये है कि आप अगर कम्युनिकेशन अच्छी रखते हैं या बैलेंस बना के चलते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आती। पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा फर्क देखा गया, और कई बार वो आया भी सामने कि एक मेल जो पिछले 10 साल से जॉब कर रहा है, 5 साल से जॉब कर रहा है, या एक मेल जिसने साथ ज्वाइन किया सेम डेट पे एक लड़की ने और लड़के ने, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि लड़की बहुत जल्दी आगे प्रोग्रेस कर गई, आगे बढ़ गई और प्रमोशन ले लिया सैलरी वगैरह। कुछ जगहों पर ऐसा, मैं हर जगह नहीं कह रहा, कुछ जगहों पर ऐसा दिखा है। और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें मार्केट में गई कि इसने तो एज ए फीमेल होने का फायदा उठाया है, या बहुत सारी। तो आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा कुछ होता है बिल्कुल। कि फीमेल्स अपने फीमेल्स होने का बहुत सारे तरीकों से फायदा उठाती हैं, और वो उनको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल करती हैं गुरुजी। आप इस बात से सहमत क्या होता है कि एज अ अगर अपोजिट जेंडर देखा जाए तो जब हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है तो एक कहते हैं ना कि इंसान को सिर्फ एक हाइट दिख रही है, उस वक्त कुछ नहीं दिख रहा, ना सही ना गलत, सिर्फ एक हाइट दिख रही है, उसके लिए वो हर चीज कर जाता है और इसका फायदा बिल्कुल उठाती है कि अगर मुझे पहुंचना है और किसी से आगे बढ़ना है तो फिर फिर मेरे लिए सही गलत का कोई पैमाना नहीं रह जाता। कोई पैमाना नहीं है। आज की तारीख में बहुत कॉमन चीज देखने में आती है कि स्पेशली बड़े शहरों की बात करूंगा, मेट्रोज में, छोटों में हो सकता है अभी भी उतनी नहीं हो, पर मेट्रोज में तो बहुत ज्यादा कॉमन है। मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा में आप जाइए। पहले ये माना जाता था कि शराब की दुकान पे या बार में केवल मेल्स देखे जाते थे। आज की तारीख में उनके टक्कर में ही अगर आप स्पेशली 5 स्टार्स में जाएं या कहीं भी जाएं, तो उनके टक्कर में आपको फीमेल्स बैठी हुई मिलेंगी, एक ग्रुप में अपने बॉयफ्रेंड के साथ, किसी हस्बैंड के साथ या किसी और के साथ। और जैसे कहते हैं कंधे से कंधा मिला के, तो वहीं वो चीयर्स, गिलास से गिलास में चीयर्स कर रही होती है, ठीक है, या सिगरेट की लत छुड़ा रही होती है, जो कुछ भी। या कई बार देखा गया कि शराब की दुकान पे जहाँ पे लड़की चढ़ने में 100 बार सोचती, घबराती थी, मतलब सोच बहुत बड़ा। आज वहाँ बिंदास जाके वो वाइन की बोतल भी लेती हैं, बियर की बोतल भी लेती हैं, परचेज करती हैं, या मेडिकल शॉप पे जाके कंडोम परचेज करती हैं, सारी चीजें करती हैं। क्या लगता है आपको, वास्तव में हाँ, फर्क है? बिल्कुल है मुझे ये एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो जैसे कहते हैं कि अगर गांव से कोई लड़की बाहर निकली है पढ़ने के लिए हम्म। तो उस वक्त उसको ये लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, कोई कुछ है नहीं, हम बिल्कुल फ्री माइंड होके सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हम्म। जो एजुकेशन का फंडा निकला है कि घर से बाहर जाके पढ़ना, ये कहीं ना किसी हद तक सही तो है, सही लोग ले, लेकिन जिन लोगों को सिर्फ हवाएं दिखती है बाहर की कि बड़ा शहर है, कुछ नया है, कुछ अच्छा है, मतलब एक अट्रैक्शन लाइक, और आकर्षण जो होता है वो बहुत ज्यादा चकिया चौंध करता है आंखों को। हम्म।
तो इसी तरह की जो स्थिति है आज की, वो यही है। बाहर निकले हैं बिल्कुल फ्री माइंड होके, अगर घर में रख रहते हैं तो बिल्कुल बंद ताले में रहते हैं, रोक टोक बहुत ज्यादा होती। आज बाहर अगर पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए भेजा, किसी परिस्थिति में भेजा हो आप, लेकिन आप पढ़ते हुए नहीं, बाकी उस फ्रीडम का फायदा उठा रहे हैं। स्पेशली टक्कर में भी नहीं कहा जाए, ये अगर देखा जाए तो 70 और 30 का रेशो हो जाता है आज की तारीख में। पिछले कुछ सालों में समाज में एक नई चीज आई है देखने में, और इसको कुछ हद तक कोर्ट ने भी मान्यता दी है, और इसको नाम दिया गया। पहले केवल एक चीज चलती थी, वो जिसको बोला जाता था विवाह संस्कार। कि एक लड़के लड़की की शादी कर दी गई, विवाह कर दिया गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ डेवलपमेंट हुआ, या जो पुराने इतिहास से भी चला आ रहा था, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह और एक घर वालों की रजामंदी, तो उसको अरेंज मैरिज नाम दिया गया, और एक प्रेम विवाह लव मैरिज का नाम दिया। अब एक नई चीज आ गई जिसे बोला जाता है रिलेशनशिप और लिविंग। लिविंग, और जिसे कई जगह पे मान्यताएं भी दी गई। क्या लगता है आपको कि वो रिलेशनशिप और लिविंग सही है, गलत है? अगर ये देखा जाए तो सही तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को बांध दिया जाए तो उससे ज्यादा है कि इंसान अपना जीवन ही जी रहा है। हम्म। क्योंकि अगर बांध दिया जाएगा तो वो घुट घुट के जिएगा। एटलीस्ट इंसान, इस जगह हम देखें इस चीज को कि लिव इन रिलेशन, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो गलत भी है, और देखा जाए तो गलत भी नहीं है। तो आप उसके विरोध में भी नहीं है और उसके पक्ष में भी नहीं है, बीच में है। क्योंकि अगर किसी को बांध दिया जाएगा गुरुजी, तो घुट घुट के वैसे ही मर जाएगा। इंसानी जीवन आपको बहुत रेयर ही मिलता है, तो आप उसको जियो, लेकिन किसी से बंध के नहीं। बंध के जियोगे तो ना खुद खुश रह पाओगे, ना सामने वाले को खुश रख पाओगे। और इंसान जब तक खुद खुश नहीं रहता, तब तक वो किसी को खुश नहीं रख सकता। एक चीज बोली जाती है, सुनी जाती है, हम लोग अपने स्टूडेंट से भी सुनते हैं, और सबसे सुनते हैं कि भारतीय समाज में जो शादी होती है, जो मैरिज होती है, शादी के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 5 साल 2 साल, कुछ कैसे मतलब 1 साल बाद ही, ये माना जाता है कि यार, क्योंकि शायद अब तो चलिए बच्चों में नई समझ आ गई कि वो थोड़ा सा शादी के बाद 2 3 4 5 साल का गैप देते हैं एक बेबी प्लान करने के लिए, और बहुत सारी बातें हो गई। वरना पहले के टाइम में तो ये था कि आज शादी और कल बच्चा। ठीक है, क्योंकि शायद वो समझ नहीं होती उतनी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, या चीजें उतनी एडवांस नहीं थी जो आज का बच्चा सारी चीजें समझता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर बात करें तो ये माना जाता है कि भारतीय शादी मतलब 90% शादी केवल और केवल समझौते पे टिकी हुई शादी है। केवल हस्बैंड वाइफ इसलिए है कि बच्चा हो गया है, तो बच्चे को कैसे छोड़ें, या किसके पास छोड़ें, या कौन उसको उठाएगा। तो एक समझौता है दुनिया को दिखाने के लिए, एक झूठी हंसी है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम साथ हैं। वरना कहीं ना कहीं विचारों में और एक ही घर में रहते हुए वो अलग है, लेकिन समाज के सामने मजबूरी हो जाता है कि वो एक दायित्व निभाना है, या जो कुछ भी है। तो क्या वास्तव में ये सही है? 100% गुरुजी। क्या 100%। होता है कि शादी शादी अगर कर दी गई है, तो कहते हैं ना कहीं मनभेद, मतभेद, ये सारी चीजें बन जाती हैं अगर विचार एक नहीं है तो। कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें, लव मैरिज में भी ऐसा होता है कि ठीक है, थोड़े वक्त शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, फिर जब शादी हो जाती है, पता चलता है कि हम 24 घंटे साथ में रह रहे हैं, तब आदतें पता चलती है एक दूसरे की। तब वहां भी यही होता है कि समझौता हो जाता है बाद में, कि क्या करें। बस यहाँ पे एक समाज का डर होता है, वहां पे कोई सामाजिक डर नहीं होता। आपको क्या लगता है कि जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले भी बोला कि रिलेशनशिप वाली बात पे कि वहाँ हम खुले हुए होते हैं, यहाँ बन जाते हैं। ठीक है, ये जो आज किसी एक बच्चे की शादी हुई 20 25 30 साल की एज में, 25 साल की एज में मान लीजिए एक एवरेज, और उसको साल भर बाद या 6 महीने बाद ये एहसास हो गया कि यार ये तो जोड़ीदार वो नहीं था जो मुझे चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, या उनके विचारों में फर्क आ गया, कुछ भी हो गया। तो आपको लगता है उस 25 साल को जब तक भी वो जीवित हैं, 60 70 80 90 100 साल तक, उसको एक बोझ की तरह उठाना चाहिए, या क्या है मतलब?
अगर वो दोनों ही हैं तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। हम्म। क्योंकि बोझ को लेके चलना मतलब नहीं बनेगा। आपकी रीढ़ की हड्डी खराब होगी और कुछ नहीं होगा, और रीढ़ की हड्डी खराब होना इन द सेंस सब कुछ खत्म हो जाएगा हम्म। जीवन में। क्योंकि देखा ही जाता है कि अगर हम खुश नहीं है तो हम किसी को खुश रख नहीं सकते। इसलिए इंसान की प्रायोरिटी अपने आप को खुश रखना होती है। एक चीज मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है एज अ फीमेल, गवर्नमेंट जॉब में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं, प्राइवेट जॉब में ज्यादा सुरक्षित हैं, या दोनों जगह सेम है? ये उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे अपने आप को सेफ रखना वो खुद पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस ये हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर की, आप एक बंधुआ मजदूर है गवर्नमेंट के, जहाँ पे एक है। जी, हम बात कर रहे थे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर। गुरुजी दोनों ही सेक्टर्स अपनी अपनी जगह हैं, बट एक गवर्नमेंट सेक्टर एक बंधुआ मजदूर है, सीधी सी बात होती है कि आप एक बंधे हुए हो वहां पे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बंधा हुआ नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, आप शिफ्ट कर सकते हो वहां से। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जहाँ हैं वहां पे आगे प्रोग्रेस होती रहती है, लेकिन एक गवर्नमेंट के अधीन हो जाते हैं। उसमें ये रहता है कि आप भविष्य में आपकी एक पेंशन बंध गई है। बस प्राइवेट सेक्टर में आपकी पेंशन नहीं होती। और सिक्योर रखना इंसान के अपने खुद के ऊपर होता है, अपने आप को सिक्योर रखना। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का कोई इफेक्ट नहीं होता उस जगह। एक चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है माधुरी जी, बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में आती है, स्पेशली फीमेल्स के पार्ट पे, कि पिछले 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से कोई उनका फिजिकल शोषण कर रहा था। चाहे वो उनका अपना हो, चाहे घर का कोई भाई हो, कजन हो, चाचा हो, मामा हो, या कोई ऑफिशियल बॉस हो, या कोई अड़ोसी पड़ोसी, एक्स वाई जेड। और उसके बाद फिर वो 5 साल 7 साल बाद वो मुंह खोलती हैं और वो कोर्ट में केस आता है या जो कुछ भी होता है। तो ये 5 7 साल की जो खामोशी थी, इसको हम क्या माने? मतलब ये अक्सर देखा जाता है। तो आप, जब आपको ये कदम उठाना ही था, तो पहले ही दिन क्यों नहीं उठा लिया गया? आज 5 साल बाद या 7 साल बाद क्यों मत करना? अगर इसको एक ही पक्ष में देखा जाए तो ये सीधी सी बात है कि दोनों पक्षों के साथ में चलते हुए हुआ, हम्म। अगर इतना लंबा टाइम हुआ तो। हम्म। लेकिन अगर किसी चीज को लेके मतलब एक कहा जाए कि लाइक ब्लैकमेल, हम्म। तो एक वो वजह। हम्म। तो ये तो मतलब किसी ने जबरदस्ती किया होगा। अगर इतने लंबे समय तक रिलेशन रहा है तो आपकी। रजामंदी से रहा। मतलब ये बोलना गलत है कि किसी ने आपको कोई जबरदस्ती किया है, आप अपनी रजामंदी से साथ थे, इसको ये बोल सकते हैं। और ये माना जा सकता है कि शायद आपकी अब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही जो आपकी उस समय हो रही थी, इसलिए अब आप इस जो आप अगेंस्ट। चाहते हैं। पहले के जमाने में एक चीज आपने देखा होगा, सुना होगा, अपने दादा दादी, नाना नानी, मतलब उन सब परिवारों की, बिना देखे हुए आपने सुना होगा कि दादी कहती होगी कि हमने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं था, हमें तो जहाँ बांध दिया हम आ गए, और हमने तो पहली बार एक दूसरे को देखा था, हमने तो देखा ही नहीं था एक दूसरे को। जबकि आज का टाइम ये आ गया कि लड़के लड़की साथ में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का एक गैप मिल जाता है आपकी शादी पक्की होने के बाद, और फिर शादी होती है। या अभी एक नई चीज आ गई रिलेशनशिप वगैरह की, वहां तो आप बकायदा साथ रहते हो और सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद भी जिन्होंने देखा नहीं एक दूसरे को, वो 60 साल 70 साल निभा रहे हैं, और बहुत हंसते हुए निभा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए। और जिन्होंने देखा, गैप लिया, घूमे फिरे, महसूस किया, आज वहां पर रिश्ते टूटते जा रहे हैं। क्या कारण? यहाँ पे एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना, हम्म। वहाँ रिश्ता चलेगा। 60 साल 80 साल भी चलेगा। हम्म। लेकिन जहाँ एक दूसरे को डोमिनेट किया जाएगा वहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे आप लिव इन रिलेशन से रहें, लव मैरिज में रहें, या कुछ भी रहा हो।
तो आपका कहने का मतलब ये माने कि आज की तारीख में, चूँकि आपने बोला आप खुद ऑकल्ट में हैं और आपके पास भी कुछ केस आते होंगे, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऐसा हो गया कि आज तो एक शादी भी हो गई कि तू नहीं और सही और नहीं और सही, है ना? आया राम गया राम हो गया कि कोई बात नहीं, तू नहीं तो और भी मेरे पास। ये बड़ा लाइटली ले वे हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जो डोमिनेटिंग वाली बात आपने बोली कि ये पूरा एक वायरस फैल चुका है डोमिनेटिंग वाला? एक्चुअल में देखा जाए तो अगर एक बिजनेस सेक्टर मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे सिमिलर जॉब होती है, तो वहाँ पे एजुकेशन के साथ जॉब भी सिमिलर है, एजुकेशन भी सिमिलर है, और दोनों की तो वहाँ पे उनको इतना दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर देखा जाए कि कहीं, तो वहाँ दिक्कतें आती ही हैं। और उसमें ये भी देखा जाता है कि अगर अगर rich है और लड़की किसी गरीब फैमिली से है, तो वहाँ पे ये तो इसके घर से कुछ लाई नहीं है, ये तो ऐसे घर से आई है, मतलब एक डे टू डे उनको ताना डोमिनेट ही करना हर चीज को। हाँ, तो ये चीजें क्या होता है कि दिमाग को, मतलब कहते हैं ना वायरस, कोरोना वायरस लाइक वो एक दिमाग में बैठ जाता है कि हर वक्त यही बोला जाता है। और यही चीज एक फैमिली में भी आती है। अब जैसे सास बहू की बात आपने कही थी, तो सास बहू में भी यही चीज होती है कि सास बहू को यही ताना मारती है कि अपने मायके से तो कुछ लाई नहीं है, यहाँ पे बिगाड़ा कर रही है, वहां कुछ देखा नहीं है, यहाँ मिल रहा तो बिगाड़ा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि महिला ही महिला को इतना डोमिनेट कर देती है कि उसको सास को वो अपनी माँ नहीं समझ पाती। फिर कहते हैं अगर बेटी अगर उस चीज को कर देगी तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, होता है। और यही चीज एक पूरी फैमिली को वो कर देती है। एक बहुत तेज़ी से हवा चल रही है जो पूरी जगह देखी जाती है कि आज की तारीख में लड़कियाँ लड़कों से कहीं ज़्यादा एजुकेशन ले रही हैं। लड़कियाँ लड़कों से कहीं ज़्यादा लेबोरियस हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क्स, जहाँ पे अपना घर भी सँभालती हैं, बाहर भी सँभालती हैं। आज लड़कियाँ लड़कों से कहीं ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे और सैलरी में भी हैं, है ना? अमूमन ये देखने में आया है। और लड़के उस कंडीशन में नहीं, मतलब पढ़ाई में उनका रुझान नहीं था, तो डेफ़िनेटली वो जॉब भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, या पता चलता है कई केसेज़ में तो शादी कर दी और लड़के घर पे बैठे हैं और लड़कियाँ जॉब कर रही हैं, और वहाँ पे वो लड़का पूरी डोमिनेटिंग चलाता है उसके ऊपर कि ये कमा के भी लाए, बच्चे भी पैदा करे, खिलाए भी, खाए भी, सब कुछ करे और घर-बार को भी सँभाले। क्या लगता है आपको ये सब? ये चीज बहुत गलत है गुरुजी, क्योंकि क्या होता है ना कि लड़के पढ़ते नहीं है और लड़कियों को पता है कि आगे जाके हमको घर ही संभालना है, तो लाइक कि हम जॉब कर लेंगे तो एटलीस्ट कुछ तो कमा पाएंगे। और अगर डोमिनेटिंग फैमिली मिल गई तो उनको ये होता है कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट एक रहता है कि अगर हम कुछ करते रहेंगे तो एटलीस्ट फाइनेंशियली हमको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज अगर कोई फैमिली ही ऐसी है हुँ, तो उसको बिल्कुल ऐसा कर देगी लड़की को कि तेरी तो फाइनेंशियली भी तुम मतलब बस ये एक घर में आप काम ही करते रहोगे, हर तरीके से आप डिपेंड हो जाओगे, हुँ, हुँ, आएंगे फिर। हुँ। एक चीज़ और कि आपने एक चीज़ बोला कि हस्बैंड वाइफ की सबसे बड़ी बात है विचारों का मिलना। अब प्रॉब्लम ये होती है कि विचार कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन ये आता है कि विचार कैसे मिले? क्योंकि ये देखिए, ये बात बहुत क्लियर है कि अगर सपोज़ आपकी शादी अभी ऐसा मान लेते हैं कि मार्च चल रहा है, मार्च में आपके किसी लड़के के साथ एक रोका हो गया, एंगेजमेंट हो गई कि आपकी शादी होगी, और अक्टूबर-नवंबर में आपकी शादी निकली है, तो आप ये मानना कि 6-7 महीने दोनों ही अपने आप को बेटर दिखाएँगे, है ना? बेटर दिखाएँगे तभी तो शादी हो पाएगी, ठीक है? तो दोनों ही अपने आप को अच्छा-अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और दोनों को लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छे हैं, ये भी मेरा ख्याल रखता है, ये मेरी ख्याल रखती है। एक-दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं बहुत सारी। लेकिन जब ह कहते हैं ना, हकीकत में जब शादी के धरातल पे आते हैं 7 फेरे के बाद, और जब आटे-दाल का भाव पता लगता है और जब वो चाँद-तारे तोड़ के लाने की बात कर रही थी, फिर पता लगता है कि ये सब तो केवल बातें थी, है ना? हकीकत तो बहुत दूर है इस सब चीज़ में। फिर हम कहते हैं कि विचारों का बदलाव एक होना चाहिए, तो कैसे पता लगे, कैसे उस धरातल पे लाया जाए? मतलब एक इसमें अगर कहा जाए कि पहले तो यही चलता है, अगर रही है सगाई या ऐसा रोका वगैरह जो भी रहा था, कि अगर
6 महीने तक तो वो यही चीज तो चलती है कि हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बातें हो रही है, बस तो सब कुछ। और फिर जब कमाने की बारी आती है, जब फाइनेंशियली दिक्कतें आनी चालू होती हैं कि भैया उस वक्त कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। पेरेंट्स ना रोक टोक करते नहीं है, और जो आपके पीछे आई है वो आपसे टाइम मांगेगी ना। हम्म। टाइम नहीं देना, फाइनेंशियली भी अगर उसको कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो आप नहीं दोगे, तो उसमें भी फिर दिक्कतें आएंगी। उस वक्त तो सिर्फ सगाई हुई, सिर्फ बातों से ही मन बहलाना है। और जब शादी के बाद तो आपको फाइनेंशियली भी देखना है, हर तरीके से वो डिपेंड रहेगी आप पे, तो आपको हर चीज देखनी पड़ेगी। तो वही फिर वो जितनी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं इंसान की, उतना वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। हम्म। और जो बिल्कुल नहीं निभाना चाहता उसके लिए तो फिर बोझ ही है। ये जो निभाना ही चाहता उसके लिए तो फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, फिर तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, फिर वापस कर रहा हूँ, कि वास्तव में इतना पढ़ लिख के, इतना सक्षम होके कि जो आज भारतीय महिलाएं दुनिया के हर शीर्ष जगह पे मौजूद हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, बॉलीवुड में भी हैं, सब जगह हैं, करियर में भी, लेकिन उस सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं पुरुष उनके ऊपर हावी है, डोमिनेटिंग। चीजों को परंपराओं का नाम दिया गया, यही हावी होती है गुरु जी। आपने भी, और परंपराएं। हाँ, आपने भी एक चीज बोली कि आप ऑकल्ट में आ गई हैं, और तो प्राइवेट जॉब करते करते एक लड़की, और जो कि एक छोटे शहर की लड़की थी, और एक अच्छी पढ़ी लिखी पीजी करके आई, और उसके बाद उन्होंने प्राइवेट जॉब किया, और ये ऑकल्ट तो एक बहुत ही अलग फील्ड हो गया, मतलब जिसका कोई पीजी से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑकल्ट कहाँ से बीच में आ सॉरी गुरु जी ने। गई? एक पीजी करने वाली लड़की जिसने पीजी किया या प्राइवेट जॉब किया, और उन्होंने बोला कि मैं ऑकल्ट में हूँ अभी, तो ऑकल्ट तो अपने आप में एक बहुत अलग फील्ड हो गया, है ना, एक धर्म कर्म का फील्ड हो गया, धर्म कर्म अध्यात्म का। तो एक पीजी करी हुई लड़की, प्राइवेट जॉब करती हुई लड़की ऑकल्ट में कहाँ से आ गई, मतलब इस ये। चीज में तो मैं शुरू से थी, पूजा पाठ शुरू से करती थी। पता नहीं क्यों भी देखा भी नहीं। फादर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी तो ट्रांसफर होते रहते थे, और कभी फैमिली में इतनी पूजा पाठ भी नहीं देखी। पता नहीं क्यों, और इतना अट्रैक्शन कि बस करना है, पूजा पाठ चलती रहती थी। और जब गई, और उसके बाद फिर जैसे, तो कहते ना इंसान अपनी परेशानी से इतना परेशान रहता है कि विश्वास की जगह अंधविश्वास। हम्म। तो मैं उसमें भी गई। हम्म। हर चीज से निकल के फिर यहाँ पे आई। अक्सर मजाक में ही सही, पर एक चीज कई बार मजाक वाली भी सच हो जाती है। कहा जाता है कि मैखाने की तरफ वही रुख करता है जिसका दिल टूटा हुआ होता है। ठीक है, या तो चार यार मिल जाए तो मैखाने की तरफ जाएं, या फिर जिसका दिल टूटा हुआ है वो मैखाने की तरफ जाए। या शायर वही बनता है, या दर्द उसके ही निकलता है जिसका दिल टूटा हुआ होता है, वही समझता है कि दर्द क्या होता है, दिल टूटना क्या होता है। तो ऐसे कहा जाता है कि ऑकल्ट में अक्सर वही आता है जो कहीं ना कहीं उसका भी दिल टूटा हुआ होता है। ठीक है, वो दिल चाहे वो घर से टूटा हो, प्यार से टूटा हो, चाहे विवाह से टूटा हो, किसी भी चीज में। तो क्या आप मानते हैं कि ये सही है? बिल्कुल, जब इंसान अपनों से दूर होता है तभी भगवान के पास जाता है। हाँ, अगर अपनों के पास रहेगा तो फिर भगवान याद ही नहीं आएंगे। भगवान याद ही नहीं आते। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी इस क्षेत्र में है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखा खा के, या कुछ सहन करके ही मतलब इस क्षेत्र में आता है। मतलब बहुत सारी परिस्थितियां कहते हैं ना, इंसान झेल जाता है, और जब झेलने की हद पार हो जाती है, जब बेहद हो जाती है, तो फिर वो भगवान के पास ही जाता है। आखिरी रास्ता एक वही होता है। कितना टाइम हो गया आपको ऑकल्ट में? हाँ गुरुजी, मैंने दिवाली से सीखना स्टार्ट किया। हाँ, कुछ कुछ करती हूँ, किसी किसी को कुछ कुछ बताती रहती हूँ, उनका होता रहता है काम। 1 साल करीब मान लेते हैं। हाँ, मान सकते हैं। ऑकल्ट में आने के पहले की माधवी, ऑकल्ट के आने के बाद की माधवी, और आज की माधवी, क्या फर्क है?
जब ऑकल्ट में नहीं थी तो दोस्ती यारी मतलब बिल्कुल बिंदास घूमना। हम्म, पूजा पाठ तब भी थी, ऐसा नहीं था, पूजा पाठ तब भी करती थी। और ऑकल्ट में आने के बाद एक चीज समझ में आई है कि दुनिया में इंसान जब बहुत ज्यादा परेशान होता है ना, तभी किसी को ढूंढता है। हम्म। और आज की तारीख में ये चीज मतलब मानती हूँ कि जब हम इस फील्ड में आते हैं तो किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम्म। और कर सकते हैं इन द सेंस कि हो सकता है भगवान ने ही कुछ लिखा हो आपके हाथों द्वारा करवाना। क्या पता नहीं थी कि ये इच्छा हो। बिल्कुल। तो ऐसा मान सकते हैं कि ऑकल्ट में आने के बाद व्यक्ति की मानसिकता में, उसकी सोच में, उसके विचारों में फर्क आ जाता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या जब ये वो मान अपने दुख भूल जाता है, सामने वाले की लगता है कि नहीं इसका कुछ करना चाहिए। क्या ये माने कि ऑकल्ट में आने के बाद व्यक्ति पीना सीख जाता है? पीना का मतलब अपने गमों को, अपने दुखों को, अपनी चीजों को पीना सीख जाता है, और उसको फिर ये रहता है कि नहीं यार, ये तो कोई बात नहीं, शायद मेरे कर्मों का फल है, जो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर वो लगता है कि चलो, जो मैंने भुगता दूसरा नहीं भुगते, चलो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। बिल्कुल 100%। ऐसा ही हो जाता है ऑकल्ट में आने के बाद। जब उस इंसान को ये पता चल जाता है कि हम जो आज कर रहे हैं या हमारे साथ जो आज हो सकता है हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हो, तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो परेशान है उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, तो एटलीस्ट उनको तो कुछ रास्ता दिखा सकते हैं ताकि उनकी लाइफ बेटर बन सके। अगर बात करें कि पिछले जन्म की बात आपने अभी करी, तो क्या वास्तव में इंसान आज जो कुछ भी भोग रहा है वो पिछले जन्मों का फल होता है, या केवल ये कहने में मात्र के लिए? बिल्कुल होता है, क्योंकि जो हमने आज अगर आम का बीज लगाया है तो आम ही मिलेगा, बबूल का बीज लगाएंगे तो आम नहीं मिलेगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता मैंने है। लेकिन माधवी जी, पिछला जन्म तो मैंने देखा नहीं है, मुझे क्या पता कि आप मेरे बारे में सच बोल रही हो कि झूठ बोल रही हो, वो कैसे पता करूं? देखा तो गुरुजी किसी ना कुछ नहीं होता है, लेकिन जो आज हम भुगत रहे हैं, आज लगता नहीं कि हम गलत अगर कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो एटलीस्ट इतना कुछ बुरा जीवन में नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का कर्म तो होता ही है। बिल्कुल होता है। क्या इन कर्मों को, जब पिछले जन्म के जो हमारे पूरे बुरे कर्म थे, क्या उनको मिटाया जा सकता है? यही है कि सबसे पहली चीज तो आप किसी का दिल मत दुखाओ, सबसे पहली चीज यहाँ आके। हम्म। क्योंकि एक सबसे बबूल का पेड़ ही यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि इंसान होके किसी की मतलब आप किसी को समझ नहीं रहे हो। हम्म। अगर किसी की दिल से आत्मा से अगर बद्दुआ निकलती है तो वो बहुत, वो बबूल से भी ज्यादा खराब होती है। हम्म। एक चीज मुझे पता है कि ये जो ऑकल्ट शब्द एक आपने बोला अभी इसमें, और क्या वास्तव में किसी के भूत, वर्तमान और भविष्य को देखा जा सकता है? ऐसी विद्याएं हैं? गुरुजी अगर अगर हम इन चीजों में हैं तो हमको उन चीजों पे भी भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि है, भगवान है तो शैतान भी है, तो पास्ट है तो भविष्य भी है। नहीं, बट भगवान है ये तो सुना ही है ना हमने, देखा किसने? देखा है किसी ने? देखा तो कि हमने शैतान को भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे एनर्जीज ही होती हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को फील तो कर ही पाते हैं। आज अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं भगवान आके खड़ा हो जाएगा हमसे बात करने लगे। हम्म। अदरवाइज अगर इंसान परेशान है, बहुत कुछ सीख रहा है, कर रहा है, वही आज जैसे कि आप ही ने कहा कि ऑकल्ट में वही इंसान था जिसका दिल टूटा हुआ होता है, तो हम्म। परेशान होता है इंसान, तभी भगवान के पास जाता है और तभी भगवान उसको रास्ता दिखाता है कि भैया तुम्हारा हुआ, तुम किसी और का मत होने दो। तो मतलब कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है ब्रह्मांड में, एक ऐसी ऊर्जा है कि जो हमें सही राह दिखाती है, हमें गलत जाने से भटकाती है, और हमें दिशा निर्देश देती है कि हमें ये करना है।
बिल्कुल। और तो इसलिए अगर देखा जाए तो हम गीता जी को फॉलो करें तो ज्यादा बेस्ट होता है, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक चीज अमूमन देखी गई है कि आपने बोला कि गीता जी को फॉलो करें, ये मानते सब हैं, ये सब जानते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं झूठ बोलना पाप है, लेकिन उसके बावजूद भी सब झूठ बोलते हैं। ये सब मानते हैं किसी कि की ये सब मानते हैं कि जिस घर में नारियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। उसके बावजूद भी 95% घरों में नारी का सम्मान नहीं होता, ना बहू के रूप में, ना बेटी के रूप में, ना किसी रूप में। तो फिर जब हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, झूठ बोलना पाप है तो हम झूठ बोल रहे हैं, नारियों का सम्मान करें फिर हम नारियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? गुरु जी, हर कोई ऑकल्ट में नहीं आता, या हर कोई पास्ट नहीं जानता है, या भविष्य नहीं जानता, या हर किसी को ये नहीं पता कि हम जो आज कर रहे हैं वो पिछले जन्म का कर्म है। जी। ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो इन चीजों को जी रहा है या इन चीजों को फील कर रहा है। जी। तो अगर देखा जाए तो इंसान तो अपनी प्रेजेंट जीवन में ही जी रहा है, हम्म। वो ये चीज नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं, हम्म। और ना ही सोचता है कि हमारा पास्ट क्या होगा, भविष्य क्या होगा उस हम्म। जगह आके। हम्म। कहने के लिए गीता एक ग्रंथ है, लेकिन रास्ता दिखाने वाली एक पाथ बोल सकते हैं उसको। तो आप ये मानती हैं कि जो कुछ भी हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में लिखा हुआ है वो सब शाश्वत सत्य है, बिल्कुल है। लेकिन इंसान मानता नहीं है, उन बातों को फॉलो नहीं करता है। वही चीज, क्योंकि वो अपने रूटीन की लाइफ में इतना बिजी है, प्रेजेंट लाइफ में इतना बिजी है कि उसको ना पास्ट समझ में आता है, ठीक है हो गया तो हो गया, भविष्य आगे देखेंगे, आज तो जी ले, उनका एक ये चीज हो जाती है। एक ऐसा क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक किसी से नहीं किया, स्पेशली जब मेल्स वापस एक बार मेल पे आ रहे हैं। अगर व्यक्ति जब किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो चाहता है मेरी सेम कास्ट की लड़की हो, मेरे बराबर की हो, मेरे बराबर ओहदे की हो, सुंदर हो, सुशील हो, मेरे को समझने वाली हो, ऐसा हो, वैसा हो, फलाना हो। लेकिन वहीं जब वो शादी के बाद भी किसी के प्रेम में पड़ जाता है या किसी गलत दिशाओं में चला जाता है, बाजारों में भटकने लग जाता है, तो वहाँ ना रंग देखा जाता है, ना रूप देखा जाता है, ना जाति देखी जाती है, ना भेद देखा जाता है ना? वहाँ केवल एक चीज देखी जाती है, शरीर। ये इतना बड़ा फर्क क्यों? कि बीवी अगर सबको देखा चाहिए, जाए बीवी सबको चाहिए एक सेम कास्ट की, सेम संस्कार की, सेम सब, लेकिन बाजार जाके सारी चीजें खत्म। वो कहते हैं ना कि दोनों दो फैक्टर्स आते हैं गुरु जी इस जगह भी, हम्म। कि अगर देखा जाए तो इंसान बाहर, कहते हैं कि घर में थाली एक भरी हुई है और बाहर जा रहा है तो वो इंसान संतुष्ट नहीं है, हम्म। या उसको खाना ही नहीं मिल रहा घर में तो वो हम्म। बाहर जा रहा है, हम्म। या उसकी आदत ही है। हम्म। तो एक दो फैक्टर आ जाते हैं, या तो इंसान संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से। हम्म। हाँ, ये जरूर है कि उसको घर में सब कुछ अच्छा चाहिए, परफेक्ट चाहिए, क्योंकि वो सामाजिक तौर पे हमको दिखाना है, हम्म। बाहर हमारे लिए समाज नहीं आता। हम्म। वो फैक्टर देखा जाता है इस जगह की, अगर किसी से वहां रंग रूप या इन चीजों की बात की जाए तो वहां पे भावनाएं होती है, अगर एक्चुअल है तो। एक और क्वेश्चन क्योंकि है। इस चीज का ना तो कोई एज होती है, ना कोई कास्ट होती है, ना कुछ होता है। हम्म। क्योंकि अगर एज देखेंगे या कास्ट देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, तो वहाँ भावनाओं का महत्व नहीं रह जाएगा, जहाँ भावनाओं का महत्व होगा वहाँ इन चीजों का महत्व नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख पे जो देखने में आता है, आप ऑकल्ट में हैं और हमें भी जो थोड़ा ऑकल्ट का ज्ञान है, उसमें जो रिश्ते जो या जो जिस तरह के क्वेश्चंस बच्चों के आते हैं, नए नए 20-20 साल के बच्चों के, 25 साल के बच्चों के, कि जो पहले वाला जो प्यार आपने हमने पढ़ा था, देखा था मूवीज में,
रोमियो जूलियट, श्री फरहाद, लैला मजनू, है ना? जिनकी कस्में खाई जाती हैं, या जो सारी चीजें निभा गए, मतलब मरते मरते एक दूसरे का हाथ थाम गए, उसके बावजूद भी निभा गए। वहीं आज प्यार की परिभाषा बदल के इंस्टाग्राम, फेसबुक, या जिसे हम कहें सोशल मीडिया ने, वो प्यार प्यार नहीं होके एक फिजिकल अट्रैक्शन रह गया, एक नीड रह गई। एक दूसरे के शरीर की जरूरत रह गई है, और वो जरूरत पूरी हुई, और तू तेरे घर, मैं मेरे घर। ठीक है? तो प्यार की तो ये परिभाषा ना प्रेम बच्चों को हो गया समझ में आ रही है, ना कुछ क्या है। प्यार एक फिजिकल अट्रैक्शन में बन गया है, वो चीज हो गई। क्या आपको लगता है ये वाकई में सही है और गलत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये सही है क्योंकि अट्रैक्शन ही है। कहते हैं ना, इंसान को अगर खुली छूट मिल जा रही है तो वो हर चीज का एक गलत फायदा उठा रहा है। कि आज अगर हम घर में हुए, एक समाज में रहते हैं, तो एक समाज का एक बंधन होता है जहाँ वहां पे अगर हम घर से दूर हैं या हम पढ़ने के लिए बाहर आए, तो उस चीज का एक ये रहता है कि इंसान खुली छूट मिल रही है उसको। ठीक, कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं, ठीक है, घूमो फिरो, मस्त मस्ती मारो। कुछ दिन बाद तो घर वापस जाना ही है, घर वाले शादी करवाएंगे, कास्ट में ही करवाएंगे, देख के करवाएंगे, अरेंज ही होगी। मतलब एक फैमिली बैकग्राउंड भी होता है ना कि नहीं, अरेंज ही करना है, लव नहीं करना है। तो एक वो कहते हैं बस हमको तो हमारा टाइम निकालना है। अच्छा। या कहें कि इसको दूसरी भाषा में कहें कि ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं ना कहीं ये जो खुलापन है, या जो एक ये भोंडापन आया है समाज में एक नई पीढ़ी के अंदर, ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि दोनों तरफ से केवल नीड होती है। हो सकता है स्पेशली फीमेल्स की बात करूं या मेल की बात भी, जब कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो वो इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के या कहीं ना कहीं लड़कियां वो उस चीज का केवल एक फिजिकल वे में फायदा उठा के और निकल जाते हैं, और सामने वाले को एकदम बिल्कुल डिप्रेशन वाली कंडीशन में ला देते हैं। बिल्कुल। बहुत बुरी स्थिति, मतलब देखा है इस कदर तक लोगों की, कहाँ तक एक लाइक सुसाइड तक कर ली जाती है सुसाइड तक कर ली जाती है। इससे गिरा के। एटलीस्ट होता क्या है ना कि गुरुजी वही है कि सामाजिक प्राणी है इंसान। उनको पता है कि घर से नहीं होगा, या तो लड़की उस वक्त तक है कि भैया मेरे को अपनी जिंदगी जीनी है, हम्म, मस्त ऐश करना है। लड़का उसको घुमाएगा फिराएगा, खर्चा करेगा उस पे, हम्म, तो पूरी लाइफ जी लेंगे। उसके बाद घर वाले तो जहाँ खूंटे से बांधना है वहां बांध ही देंगे। हम्म, तो बंधना ही है, तब तक का जीवन तो अच्छा जिए। लेकिन कहीं बस एक वहीं पे देखा जाए तो मेल वहां पे एक अटैच्ड हो जाता है मेंटली, या तो वहां पे वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि एक बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे जिनमें सुसाइड तक किया गया है। एक चीज और है कि आपसे एक क्वेश्चन और होगा मेरा, जो ये भी शायद मैं पहली बार ही कर रहा हूँ किसी इंटरव्यू में, कि पहले के जमाने में जब आपके फादर मदर होंगे या हमारे फादर मदर होंगे या दादा दादी, या उस समय पर एक मर्यादाएं थी, एक बाउंड्री वॉल थी। ना तो लड़की लड़की को शादी के बाद मिलने, मतलब शादी से पहले मिलने दिया जाता था, ना कुछ था, है ना? जैसे पहले बात ही होती थी कि भाई हमने देखा ही दोनों को पहली बार था एक दूसरे को, तो मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिसे हम लोग कहते हैं कि जब पहली बार वो मिलते थे तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक उमंग होती थी, एक वो होती थी कि जो घर की बुजुर्ग औरतों ने समझाया कि शादी का मतलब ये होता है, लड़की को समझाया, या लड़के को उसके कुछ यार दोस्तों ने या उन्होंने समझाया कि ये शादी का मतलब होता है। और जब वो मिलते थे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उत्साह, एक उमंग, एक प्यार, एक रेस्पेक्ट होती थी। ठीक है ना? पर आज ये हो गया कि आज की बच्चों को देखें तो शादी से पहले ही बहुत सारी से कहते हैं ना कि हमने शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारातें तो बहुत सारी अटेंड की है। तो वो बाराती नहीं, वो बहुत सारे, वो सब कुछ उस दौर से वो सब कुछ करके गुजर चुके होते हैं, जो एक शादी के बाद एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है। तो वो जो एक शायद रिश्ते टूटने का एक कारण जो आज की तारीख में बन रहा है कि दोनों के बीच में वो अटैचमेंट, वो लगाव, वो एक कितना इंतजार होता है किसी चीज का, वो है ही नहीं, क्योंकि वो सब दौरों से गुजर चुके होते हैं, सबको महसूस कर चुके होते हैं। तो वो जुड़ ही नहीं पाते, वो कनेक्टिविटी बैठ ही नहीं पाती। भावनात्मक भावनात्मक स्थिति किसी के पास भी नहीं है। इमोशनल कहीं भी कोई कोई भावना नहीं, ही नहीं, कुछ भावनाएं नहीं नहीं, है। केवल एक दिखावा है। फीलिंग्स और अगर होती, बस वो एक, कहा ना कि सामाजिक प्राणी है मनुष्य केवल, हम्म, जो उसको समाज के लिए निभाना है, बाकी सब क्लियर है। अब मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो आज की तारीख में तो इतना कुछ देखने में आ रहा है, जो हमारे पास केस आते हैं, मतलब दोनों तरफ से, मेल फीमेल, कि शादी इसलिए जरूरी है कि दोनों के को एक है ना बैज मिल जाता है, टैग मिल जाता है कि यस आई एम मैरिड, आई एम मैरिड। अब उसके बाद उनके पास टैग है, तो वो खुल के अपनी अपनी लाइफ को जी सकते हैं कि यार शादीशुदा का टैग तो लग ही चुका है, समाज में है ही।
अब कम से कम खुल के जी सकते हैं, जो कि एक वैसे नहीं जी सकते थे। तो इसका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है इस टैग का। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, 2 लास्ट क्वेश्चन। अभी तक की लाइफ में बचपन से लेकर आज तक ऐसा कोई पछतावा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे हो गया, या जो कुछ भी, या कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी कोई ऐसा पछतावा लाइफ में, या लाइफ से कोई शिकायत? शिकायत तो इंसान को जीवन भर रहती है। हाँ, पछतावा जरूर ये है कि मतलब जो हम सोचते हैं हमें वही कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, बाद में करना इन द सेंस कि एक कहते हैं इंसान का मन जो बोलता है, जो आपको पहली बार अट्रैक्ट करता है, वो आपके दिल की आवाज होती है और वो सच होती है। दिल और दिमाग में जो कंफ्यूजन होता है, वो दो चीजें चलती हैं, तो एक भावनात्मक तरीके से हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं, तो वो आप निभा सकते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे आप रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो उस जगह। आज जिन माधवी से हम बात कर रहे हैं, उन माधवी के जीवन का आज की तारीख में ओपन साइंस की माधवी की बात करें, तो क्या जीवन का उद्देश्य है, क्या जीवन का गोल है, लाइफ को अब कैसे जीना है, क्या करना है, या क्या है, मतलब लाइफ की सार्थकता क्या है, किस तरीके से इस लाइफ को आगे बढ़ाना अब ये है गुरुजी की सीखा है तो उसका यूज करना, और भगवान ने दो हाथ दिए तो सामने वाले को पूरी तरीके से देना, कि है? किसी को ये पछतावा ना हो कि हमारी जिंदगी में ये नहीं मिला या हमको ये खुशी ना मिली। हम्म। तो मतलब अब बांटने वाली उस पे स्थिति पे आना है कि लोगों को प्यार बांटना है, लोगों को स्नेह बांटना है, उनको सही दशा बतानी है, ऐसा? बिल्कुल। क्योंकि शुरू से एक मेंटलिटी पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, कि अगर मेरे सामने अगर थाली भी रखी और कोई सामने आ गया कि भैया भूख लगी है, तो वो थाली में वैसे ही दे देती। तो कभी इतनी ज्यादा अपेक्षाएं उस लाइफ के बाद नहीं रही, कि बस ठीक है, इट्स ओके। क्या कोई ऐसा गोल और बना कि ऑकल्ट के क्षेत्र में उस लेवल तक पहुंचना है, वो करना है, कोई ऐसा सपना? अवकल के क्षेत्र में पहुंचना तो है, लेकिन इस हद तक कि जहाँ पे हम किसी को बेहद दे सकें, वेरी गुड। या एटलीस्ट ये कहते हैं ना कि जो विश्वास ना करता हो उसको भी विश्वास हो जाए कि होता है। एक क्वेश्चन। जैसे हम सुनते हैं कि कबीर के दोहे होते हैं, कबीर के दोहे एक्चुअल लाइफ को फॉलो करते हैं। बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ मैं कबीर के दोहों से। तो कोई ये चीजें कोई दो तीन दोहे सुना दीजिए जरा एक बार, कुछ बोलने से पहले। ऐसे तो गुरुजी मुझे मतलब याद नहीं रहते, कोई बात बट नहीं, एक मैं तो जो भी याद कहावतों आता में है। ही उसको फॉलो कर लेती हूँ, कहावतों में ही फॉलो कर लेती हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, जो भी सुना सकते हैं एक बार सुना दीजिए। पहला तो आप ही के लिए, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं ताकि लागू पाए, गोविंद आपने दिखाई दिए हैं। एक फीमेल का ऑकल्ट जैसे फील्ड में आना, ऐसा तो है नहीं कि आप फीमेल हैं तो आपके पास केवल फीमेल ही आएंगी क्वेश्चन लेके, ऐसा तो है नहीं ना। मेल भी आएंगे, और मैक्सिमम देखा गया है कि मेल ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, फीमेल भी आती है पर मेल ही ज्यादा आता है। एक फीमेल का ऑकल्ट क्षेत्र क्षेत्र में आना और वहां पे मेल का, क्योंकि जो भी आपने बार बार एक बात बोली कि हर व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा कोई बिल्कुल साधु या पवित्र व्यक्ति आपके पास आए। कई बार कोई हो सकता है अलग तरीके के भी आए, या कई बार उस जगह कोई महिला है, अच्छी लड़की है, वो बता रही है चलो देख के आते हैं, टाइम पास करके आते हैं, 2 मिनट बात करके आते हैं, या कई बार जानबूझ के वो कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि, तो आपको लगता है कई बार वो बड़ा एक असहज फील होता है, या समझ में आ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति क्यों आया है, किस लिए आया है? इन चीजों में कहते हैं कि मजाक मस्ती नहीं की जाती, लेकिन हाँ कुछ होते हैं लोग जो आप पे एक्सपेरिमेंट करने आते हैं।
समझते हैं कि देखते हैं होता क्या है, हम्म, लेकिन उनका भी सोल्यूशन वही होता है कि जो आपके मतलब उस वक्त अगर हम ऑकल्ट में हैं या हम इतना कुछ सीख चुके हैं कि अगर हमारे मुंह से कहते हैं ना कि सरस्वती विराजमान हो जाती है जब हम किसी चीज को करते हैं, उस चीज को साध लेते हैं, तो सामने जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वो उसी के लिए उस वक्त वैसी ही आंसर निकलते हैं। मतलब एट टाइम क्या कंडीशन होगी हम नहीं जानते, लेकिन हाँ उस वक्त जो सामने वाले का क्वेश्चन होगा हो सकता है वो उसी की परिस्थिति के अकॉर्डिंग निकले। लेकिन आप ये मानती हैं कि कुछ समय कुछ लोग बाग ऐसे आते हैं जो आपका टेस्ट लेने के लिए आते बिल्कुल। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी जी, आपका आप आए और आपने इतना समय दिया अपना। आप थैंक यू गुरु जी। हमारे चैनल के माध्यम से जो आज की नई युवा पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं इस मोबाइल के नशे में बंध गई है, बहुत बड़ा नशा, कहीं न कहीं एक गलत दिशा में भटक गई है, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें देख के मोबाइल पे या सिस्टम को देख के, जो अच्छे के लिए थी पर कहीं न कहीं उन्होंने नेगेटिव चीज़ों को धारण कर लिया है। उनको आप कुछ बोलना चाहेंगी या आप अपनी जैसी लड़कियों को जो अपनी जैसी का मतलब कि जैसे आपने बोला कि दोनों के बीच में विवाह संबंध में एक मेल समान रूप से एक विचार मिलने चाहिए। उन जो कि कहीं न कहीं डिप्रेस हैं, कुछ गलत कदम उठाने की सोच रही हैं किसी न किसी रीज़न से, उनको कुछ आप बोलना चाहेंगी संदेश देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल गुरु जी, दोनों ही वे में बात करना चाहूंगी। एक्चुअल में टेक्नोलॉजी जब हम बोलते हैं कि विज्ञान एक चमत्कार है, हुँ, वो तो है। जितना हमको आगे ले जा रहा है उतना ही हमें पीछे खींच के भी ले जा रहा है, हुँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इतनी डीप हो गई है कि जैसे मैंने बात कही थी कि एक ही घर में एक ही कमरे में बट गए हैं लोग। हुँ, पहले एक टीवी होता था पूरे घर में या पूरे कॉलोनी में, तो बैठ के रामायण देखी जाती थी। आज की तारीख में एक ही घर में अगर चार लोग हैं तो चारों के पास मोबाइल है और चारों अलग अलग कमरे में बैठ के, तो वहां पे पारिवारिकता भावनात्मक कुछ भी नहीं रह गए। ना विचार मिलते हैं, ना भावनाएं मिलती हैं, और ना कुछ उनकी बातें होती हैं। हुँ, मतभेद के साथ साथ मनभेद भी हुए हैं। हुँ, तो कोई डिस्कशन होता ही नहीं है कि भैया आगे करना क्या है फैमिली में। हुँ, तो ये चीजें हैं कि जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है टेक्नोलॉजी। बस ये हमें डिसाइड करना होता है कि हमको किस वे में जाना है, रास्ता हमने चूज करना होता है। तो बहुत ये बढ़िया। चीज तो जरूरी है कि न्यू जनरेशन के लिए कि वो अपना रास्ता अच्छा चुने, हुँ, खराब वे में नहीं जाए। मोबाइल एक अच्छी चीज है कनेक्शन बनाने के लिए, तो वो बनाए ना कि गलत वे में जाने के लिए। और रही बात फीमेल्स बनाए की या टच ना लड़की बनाए, लोग बाग टच बनाते जा रहे हैं और उस टच का गलत यूज़ करते जा रहे हैं, बजाय कनेक्शन बनाना चाहिए, सही बात है ना? हाँ। ठीक है और और उस रही चीज़ बात की लड़कियों की, तो यही है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है अपनी लाइफ में, ठीक है एक पड़ाव आता है, हर किसी की लाइफ में आता है, कहीं कोई गलत चीजें अगर हो गई तो उनसे गलत कदम ना उठाते हुए अपनी लाइफ को एक राइट वे में लेके जाएं। लाइक अगर देखा जाए तो मतलब हम एक हद तक लाइक बोलते हैं कि इंसान सुसाइड तक की कंडीशन में चले जाता है, तो हम उस वे में ना जाते हुए, जीवन एक ही बार मिला है उसको अच्छे से जिए, जहाँ आपको खुशी मिल रही है वैसे जियो, और एक अच्छे वे में अपने आप को साबित करके दिखाओ ताकि जो आपको गलत बोल रहा है वो खुद गलत साबित हो। वेरी बहुत अच्छे तरह से आपने अपने सवालों के जवाब दिए, तो के जवाब दिए और लड़कियों को और स्पेशली आज के बच्चों को नए मैसेज दिया कि कनेक्शन में रहें, लेकिन इतना भी ना रहें कि ऐसा कनेक्शन भी नहीं कि जहाँ आपको दुनिया का तो पता है लेकिन अपने घर का नहीं पता घर में क्या हो रहा है। एटलीस्ट वो होना बहुत जरूरी है कि घर में एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी बात है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनकी रेस्पेक्ट करना जरूरी है अगर आपको इस जीवन की ट्रेन को आगे चलाना है उस पटरी पे तो। वरना तो फिर वो एक ट्रेन बार बार रुक के चलेगी और पता चलेगा कि वो ट्रेन मालगाड़ी बन जाएगी और पता नहीं फिर क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि जब जीवन एक बार ही मिला है तो उसको खुल के जिए, हंस के जिए, अपने झूठे अहंकार को या मेल ईगो को या फीमेल ईगो को या किसी भी चीजों को साइड करते हुए दोनों एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, सम्मान करें और तरीके से आगे बढ़े, तो शायद जीवन एक खुशहाल हो जाएगा और बच्चे भी प्रॉपर वे में एक अच्छे संस्कारों की तरफ चल पाएंगे। क्योंकि बच्चे भी कई बिल्कुल चीज देखने में ही आया है कि माँ बाप की जो लड़ाई होती है, माँ बाप की जो विचारधाराओं का डिफरेंस होता है, आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं उसका मिसयूज या उसका फायदा उठाते हैं, इसको नॉट मिसयूज, फायदा उठाने
उनको पता होता है मेरे माँ बाप के बीच में तनाव है या इनके बीच में बनती नहीं है, तो माँ को कुछ अलग बात कहते हैं, फादर को कुछ अलग बात कहते हैं और अपने अपने तरीके से उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो और उनको। एक ये भी कारण है कि बच्चे जो बाहर जाते हैं, हम्म। कि जो घर में नहीं मिला हमको बाहर मिले। हाँ, ये भी एक कारण होता है कि बच्चे वो जो प्यार उनको घर में चाहिए होता है माँ बाप से, तो वो बाहर जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि वहां पर उसमें अधिकांश से बच्चे भटक जाते हैं उस प्यार की राह में, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस चीज को बाहर वही चीज। करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच आपका वही चीज। आंसर और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। थैंक यू।